I present to you the heart of India, Delhi. इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है, तो इसकी हम यात्रा शुरू करते हैं। आप साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि यहाँ पे हर्बल गार्डन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली हम पहुंच गए हैं। कई लोग समझ लेते हैं कि इसमें सांप आते हैं इसलिए सरपेंटाइना नाम रख दिया। नहीं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आपके लिए सरप्राइज ला रहे हैं, कुछ नया और करेंगे हम। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन यूनानी मेडिसिन, जहां पर हम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे है हमारे सामने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की एनिमल हाउस फैसिलिटी। चलो चलते हैं इसके एक टूर पर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पीडब्ल्यू ने अपना फार्मा सेगमेंट शुरू कर दिया है बच्चों के लिए, और आज हम उस यात्रा में आपको लेकर आए हैं एक खास जगह। और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेके आए हैं, तो आप गेस कर सकते हैं वो सरप्राइज क्या हो सकता है। तो बच्चों, ये वो जगह है यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है, चाहे वो बीफार्म करना चाह रहा हो, चाहे वो एमफार्म करना चाह रहा हो, चाहे वो पीएचडी करना चाह रहा हो, वो उसका एक ड्रीम होता है कि इस इंस्टीट्यूट से हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। और ये जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आप देख ही रहे होगे यहाँ से, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च SPER। और ये जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का एक सबसे रेपुटेटेड डिपार्टमेंट है। यहाँ पर कई सारे दिग्गज यहाँ पर साइंटिस्ट वर्क करते हैं और कई सारे विद्यार्थी यहाँ से हर साल पढ़कर निकलते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है, तो इसकी हम यात्रा शुरू करते हैं। आपको इस यात्रा में आपको कई तरह की चीज़ें, कई तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। चलिए तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चलिए। बहुत अच्छी है। अच्छा, नर्वस नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, नॉर्मल बातचीत। तो बड़ा ही खूबसूरत कैंपस है। हम इस कैंपस में घूम रहे हैं और कैंपस में काफ़ी ग्रीनरी है। इस गर्मी के मौसम में भी, इस क्लाइमेट, समर क्लाइमेट में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेदर है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बहुत ही अच्छा वेदर है सर। बहुत ही अच्छा। और सर, यहाँ पे हम आज आने वाले हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन यूनानी मेडिसिन, बच्चों को ये भी बताएंगे, और साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि यहाँ पे हर्बल गार्डन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। और इस हर्बल गार्डन के अंदर आपको ऐसे ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शो करते हुए प्लांट्स दिखाई देंगे जो आज तक आपने बुक्स में पढ़ा, और आज आपको रियलिटी में उसका अनुभव होने जा रहा है। बड़ा मजा आने वाला है मैम। आज तो बच्चों के लिए ये पता तो होना चाहिए कि हमारा फील्ड कितना ब्रॉड है। बच्चों को लगता है कि एक जस्ट एक कोर्स है। कोर्स नहीं, ये पूरा एक समझ लीजिए कि लिंक है मेडिसिन के जो फील्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है फार्मेसी फील्ड। रिसर्च देख लीजिए, चाहे आप वैक्सीन्स देख लीजिए, चाहे आप फार्मास्यूटिकल्स जो सब्सटेंसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको देख लीजिए। इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, यूं ही नहीं बन गया इतना बड़ा मार्केट। कहीं ना कहीं यहाँ की जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तो वो इस फील्ड को ग्रो करने में मदद कर रही है। बिल्कुल सर। और अब हम स्टूडेंट्स को इनकी एक्साइटमेंट को बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको एनिमल हाउस रिलेटेड भी चीजें यहाँ पे दिखाई जाए। अच्छा, एनिमल एक्सपेरिमेंट भी होते हैं फार्मेसी में? बिल्कुल। फाइनली हम पहुंच गए हैं। हेलो डियर। चलिए तो बच्चों, अपनी पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो पहला पड़ाव जो हमारा इस यात्रा का है वो है हर्बल गार्डन दिस यूनिवर्सिटी। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। इस गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यूज वाले हैं। ओहो, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्राह्मी प्लांट है, राइट। ब्राह्मी, जिसे हम सेंटिला एसियाटिका के नाम से जानते हैं, मंडूक पर्णी है, ब्राह्मी है, जो कि आपका एपिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेंटिला एशियाटिका जो होता है, जो कि आपका ब्राह्मी जो होता है बेटा, वो एज अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है, माइंड को शार्प करता है, आप सभी को पता है, याददाश्त को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ब्राह्मी प्लांट का आप देख पा रहे हैं, तो सेवन कर सकते हैं, याददाश्त बढ़ बिल्कुल जाएगी।
वन करेंगे। याददाश्त बढ़ जाएगी। चलिए चलिए ट्राई करें। सर जीपैट एग्जाम में मार्क्स स्कोर अगर करना है बच्चों को ब्राह्मी ज़्यादा खाना तो पड़ेगा। ब्राह्मी तो खाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या कहते हैं? क्या कहती हो दीपिका मैम? बिल्कुल मैम, मेमोरी की जरूरत तो बच्चों को बिल्कुल होती है बताइएगा जरा। और जी पैट में मेमोरी का योग तो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल सर, सही मैम ने भी, सर ने आपने भी सही कहा। और मैं एडिशनली बताऊंगा सर, ये ब्राह्मी का प्लांट जो है ये काफ़ी बार हेयर की प्रॉपर्टीज़ को भी बढ़ाने के काम में आता है। तो कई सारे तो जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या फिर जिनको स्कैल्प रिलेटेड कोई इशू है तो उनके लिए भी ये ब्राह्मी प्लांट बहुत ही फायदेमंद होता है सर। तो ना सिर्फ मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो बच्चों देखो, ये वाला प्लांट है वो जिसे हम कहते हैं ब्राह्मी। चलिए तो बच्चों और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या प्लांट्स हैं यहाँ पर। भृंगराज सर, ये तो आज की सर क्या यूज है इसका? जितनी भी आपकी रेमेडीज, हेयर लॉस की जो रेमेडीज बनती हैं आयुर्वेदिक, उनमें भृंगराज यूज़ किया जाता है। इसके कई तरह से, जो लोकल एरिया में अगर बात करें तो कई ऐसे नाम हैं इसके जो यूज भमरा के नाम से भी जाना जाता है इसको लोकली कई जगह। तो यहाँ पर भृंगराज जो है ये प्लांट, इसका बहुत ज़्यादा हालांकि अगर इसको आप देखेंगे ना तो ये इसको ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कहीं पर भी उग सकता है। लेकिन इसका मेडिसिन वैल्यू प्राइसलेस है, इसको कुछ अपन उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। चलिए मैम, क्या दिखाने वाली हैं सर? बस सर, वापस लौट के जा रहे हैं हम। बिल्कुल सर, इतने सारे प्लांट्स हैं कि देखते ही जाएंगे, आप देखते ही जाएंगे। ये कहाँ कौन है? सा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है? टर्मिलेरिया बेलारे का। बिल्कुल। चलिए। तो ये प्लांट जो है आपका, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस प्लांट में बहुत मैम, सारी ये वाला प्लांट है, ये वाला? नहीं नहीं सर, ये वाला। अच्छा, ये वाला है। ओके, मैं Exactly. समझ रहा, ये वाला। ये प्लांट जो है आपका त्रिफला चूर्ण हो गया, उनमें यूज़ किया जाता है। एज अ एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के तौर पे काम करता है। और बहेड़ा जो आपने वर्ड सुना था, इसे हम बहेड़ा प्लांट कहते हैं। देख लीजिए आप सभी किस तरीके से ये प्लांट आपका, इनकी पत्तियां, इनकी जो लीव्स हैं आप देख पा रहे हैं लीव्स को प्रॉपर्ली, कि ब्रॉडर लीव्स जो हैं इनके अंदर देखने को मिलता है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी को डायरिया की प्रॉब्लम है एज अ लेग्जेटिव प्रॉपर्टी या फिर पैरों में दर्द है, तो इन सारे रिलीफ में, इन सारी चीज़ों के लिए ये रिलीफ प्रोवाइड करता है। किसी भी प्लांट को अगर उठा के देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू होती है। चाहे आप इवन आप रोज़ को देखेंगे, रोज़ को लगेगा कि रोज़ क्या, रोज़ तो फ्लावर है, क्या काम आता है, लेकिन रोज़ की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है, वोलेटाइल ऑयल्स बनते हैं। हर प्लांट में कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू छुपी रहती है और उस मेडिसिनल वैल्यू को ये जो आपका ब्रांच है, फार्माकोग्नोसी ब्रांच है, एक्सप्लोर करता है। आने वाला समय कह रहे हैं कि आयुर्वेदा का समय है, पुराना टाइम लौटेगा जो आयुर्वेदा आज से कई सालों पहले इंडिया में फल फूल रहा था। आने वाले समय में ऐसा कोशिश की जा रही कि आने वाले समय में भी ये अपना पुरानी जो इसकी जो समृद्धि थी वहाँ तक ये पहुँच सके। और इसमें ये जो आपका ब्रांच है, फार्माकोग्नोसी ब्रांच, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर बहुत बड़ी बात कही आपने कि अभी आयुर्वेदा का पीरियड वापस आने का समय आ चुका है। तो सर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बच्चों को बताना चाहूँगा। कई सारे लोगों को ना आज भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि सारे के सारे हर्बल मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, लेकिन बेटा ये बात बिल्कुल ही गलत है। हमारा आयुर्वेदा जो है ये प्रॉपरली कुछ अलग अलग ग्रंथों से बना हुआ है। तो जिन प्लांट्स का स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ में उनका फॉर्मुलेशन कैसे बना दिया जाएगा, इनका जिक्र जिस ग्रंथों में है, जो आयुर्वेदा के कुछ 60 के अराउंड ग्रंथ है, तो वहाँ पे जिसका जिक्र है बस उन्हीं प्लांट्स को और उसी फॉर्मुलेशन को जो है हम आयुर्वेदिक कहते हैं। बाकी के जो है वो हर्बल मेडिसिन कहलाते हैं। तो कई बार बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि प्लांट उठा लिया तो बस वो आयुर्वेदिक है, लेकिन ये आयुर्वेदिक नहीं है। हर्बल और आयुर्वेद में ये बड़ा डिफरेंस ये होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, मतलब सही बात। आयुर्वेद ऑथेंटिकेटेड वर्ड हो गया। बिल्कुल सर। अगर आयुर्वेद के बहुत बड़ी हिसाब बात बताई सर से, आपने। आयुर्वेद के हिसाब से जो फॉर्मुलेशन का मेथड बताया है, आपने अगर मेथड भी बदल दिया तो भी वो आयुर्वेदिक नहीं रहेगा और उसमें आपको कोई गारंटी नहीं कि आपको उसका परिणाम वैसे ही मिलेगा। जैसे अगर आयुर्वेदा में बोला है कि डिकॉक्शन बनाना है, जो कोई सिंपल हमारा वाटर एक्सट्रैक्ट होता है। अगर आप बोले कि नहीं यार मैं तो हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बनाता हूँ, तो आयुर्वेदा से हो गया डेविएशन। अब आपको कोई गारंटी नहीं है कि इसका आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। सर मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन वैल्यू रखता है। इसको कई सालों पहले नज़रअंदाज किया जाता था। इस प्लांट को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अलोए प्लांट। शायद मेरे ख्याल से आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इंडिया में या वर्ल्ड में जो इसके बारे में, अलोए के बारे में नहीं जानता होगा। इसकी इतनी सारी मेडिसिनल वैल्यू है, इतनी सारी मेडिसिनल वैल्यू, और ये कहीं भी उग जाता है। इसके लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहीं पर भी इसको, कहीं पर भी आप प्लांट कर दीजिए, ये ग्रो करेगा। इसकी जो लीफ है आप देख रहे हैं,
इसकी जो लीफ जूसी लीफ होती है और इससे जेल निकलता है, और जेल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का आजकल तो बेस बन गया है। हर जगह कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैम बताइए थोड़ा सा आप लोग। सर कॉस्मेटिक्स के अंदर तो बहुत रोल है अगर देखा जाए एलोवेरा का। एलोवेरा स्किन प्रिपरेशन जो होती है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, मॉइस्चराइज करता है। तो द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एलोवेरा के बेस पर चल रही है। इवन जीआईटी के लिए भी बहुत सारी ड्रग्स। यस सर, लेग्जेटिव ये आपकी जीआईटी में भी यूज़ होता है। बाकी सुप्रिया मैम बताइए एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा कुछ। बिल्कुल मैडम, आपने तो सब कुछ बता ही दिया। और जैसा कि बच्चों आप सभी को जब हम पढ़ ही रहे हैं तो आपको बता दूं, एंथ्राक्विनोन और ये जब हम ग्लाइकोसाइड्स जब हम कैटेगरीज पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया था मैंने कि सेनाकार है ना। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपके क्या था, सेना, CAR, कास्कारा, एलॉय और रुहबाब। तो ये वही एलॉय के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, एलॉय इमोइडिन। और एलॉय के बहुत सारे आपके वैरायटीज़ भी होते हैं, बारबाडेंसिस जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है, केप एलॉय हो गया। तो ये सारे जो हैं आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, घृत, बिल्कुल सर, घृत कुमारी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो चलिए मैम, चलिए बच्चों आज कुछ आपको और बताते नया हैं एक बताते हैं नया बच्चों को। plant। और ये एक इतना प्यारा, इतना अच्छा प्लांट है कि इसके अंदर बच्चों एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको सर्पगंधा भी बोलते हैं। मैम ने अपनी फार्माकोलॉजी का उपयोग किया, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री ज्ञान का। थोड़ा सा मैं भी इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि इसका जो सर्पेंटाइन नाम है उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके जो रूट, आप कई लोग समझ लेते हैं कि इसमें सांप आते हैं इसलिए सर्पेंटाइन नाम रख दिया। नहीं, इसकी जो रूट्स हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके ट्विस्टेड रहता है, कुछ स्ट्रक्चर जैसे क्लाइंबिंग टाइप के, सांप के जैसा रहता है, इसलिए सर्पेंटाइना नाम दे दिया इसको। बट ये नाम से ज़्यादा बड़ा इसका काम है। एंटी हाइपरटेंसिव बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है और ये एल्कलॉइड कैटेगरी होती है। और एल्कलॉइड कैटेगरी में मतलब ये समझ लीजिए कि जो आयुर्वेदा का जो ज़्यादातर ड्रग्स हैं वो एल्कलॉइड्स कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लांट है और ये जो दिल के मरीज हैं उनके दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए बड़ी खास औषधि है। सर जब आपने एल्कलॉइड कैटेगरी बता ही दी तो उसमें हम बता देते हैं कि एल्कलॉइड में भी कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। तो ये आपका इंडोल एल्कलॉइड जो होता है, जिसके लिए मैंने इंडोर एंट्री PCR से आप सभी को बताया था। तो इसमें जो आपका राउवोल्फिया सर्पेंटियाना है, जिसको कि हम सर्पगंधा के नाम से जानते हैं, इसमें रेसरपाइन, अजमैलिन ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसे हम इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी जानते हैं। आप बताइए ना ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी पूजा नहीं की जाती लेकिन मुझे लगता है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। बताइए, थोड़ा गैस करिए। सर मुझे लगता है तुलसी की तो हमेशा पूजा की जाती है, पीपल की, बरगद की हमेशा। बताइए कोई ऐसा प्लांट बताइए जिसका इसका हर एक पार्ट अपने आप में कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू समेटे हुए है। चलिए आप बता सकते हैं सर, मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है आपके चेहरे देखकर। सर कहीं आप नीम की तो बात नहीं कर रहे हैं? सर बिल्कुल सही पहचाना सर। नीम एक ऐसा प्लांट है, लोग सबसे बढ़िया उसका कंपैरिजन देते हैं कि नीम जैसा कड़वा, लेकिन नीम जैसा कड़वा बनना आसान नहीं होता क्योंकि नीम खुद में कड़वाहट समेटे हुए, लेकिन कितनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। अगर मैं इसको बताऊं आपको, आपके लिए थोड़ा सा मैं इसमें अपने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना ओपिनियन दूंगा, फिर उसके बाद आगे आप लोग बताएंगे। इसकी चाहे बार्क हो, चाहे इसका लीफ हो, चाहे इसका फ्रूट हो, हर में कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू होती है। आजकल तो आपने देखा होगा कि जो नीम की खली का जो नीम का ऑयल आ रहा है, नीम ऑयल स्पेशली इंसेक्टिसाइड के तौर पर काम किया जा रहा है। तो मतलब ये इसका हर पार्ट काम के, आप किसी भी टाइप का आपको स्किन इन्फेक्शन अगर हो रहा हो तो इसकी जो बार्क है उसको रब करके आप उसको घिसकर आप यूज़ करेंगे ना, उसको थोड़ा सा लिक्विड में लेकर, तो डेफिनेटली उससे काफ़ी कुछ रिलीफ मिलता है। बिल्कुल सर। एज अ डायरेक्टर जो है आपकी इंडिका, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है सर, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल बताइए, आप तो बायोलॉजिकल छोड़िए। ज्योग्राफिकल सर इजीली उग जाता है ये हमारे इंडिया में। तो इंडिया, एक मिनट, इसके पीछे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको। देखिए सुनिएगा, शायद हो सकता है। ये मार्गोसा प्लांट के नाम से जाना जाता है। मार्गोसा द्वीप पर सबसे पहले इसका पता चला था। हालांकि इंडिया में कई दिनों से है, हालांकि इसको पूजा नहीं गया, बहुत कड़वाहट के कारण लोग इसको पूजा नहीं करते, लेकिन करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू हैं। और ना केवल हमें सबसे अच्छी चीज़ है, शेडो बहुत अच्छी रहती है गर्मियों के दिनों में। कई जगह तो इसकी शेडो में ही पूरा गर्मियाँ कटती हैं लोगों की। और ये जो इंडिया ने इसका पेटेंट लिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, और इंडिया जो है इसमें नंबर 1 है आपका। इसीलिए नाम आपने बॉटनिकल नाम क्या बताया? इंडिका। यस, एज अ डायरेक्टा इंडिका।
इसलिए इंडिका जो है वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा मैं कि मतलब मेडिसिनल वैल्यूज तो इसकी है ही, जैसे आपने बोला कि नीम ऑयल जो है ये इंसेक्टिसाइडल तो है ही है, बट साथ ही साथ में सर फार्मर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, क्योंकि एक स्टडी ऐसे भी हुई है कि अगर आपके फार्म के डायगोनली अपोजिट में आप अगर नीम का प्लांट लगाओगे तो आपके खेतों के अंदर भी इंसेक्ट का हमला जो है वो कम हो जाएगा। तो नेचुरली जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है वहाँ पे भी ये नीम का पत्ता बहुत बढ़िया काम करता है सर। मैम बताइए मैम जी फिर इंडिका के बारे में। अनारकडेसी फैमिली है इसकी। सुप्रिया मैम, फलों का राजा मैंगो। ये आजकल हेपेटो प्रोटेक्टिव में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और बेटा इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, हमने बोला ना किंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स, तो यहाँ पे ये आपका किंग ऑफ प्लांट्स है। तो यहाँ पे आप सभी को जैसा कि पता है कि जो भी प्लांट्स जो होते हैं, जो फलों का राजा है, ऐसे ही राजा नहीं है, इसके बहुत सारे काम है। आपको पता है इनकी लकड़ियों से जो आपके पूजा में हवन सामग्री में इसमें काम करता है, एज अ इंसेक्टिसाइड्स को रिपेल करने में जो है, मतलब एज अ इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। इनकी लीव्स जो होती हैं वो भी आप सभी को पता है कि बहुत ही बेनिफिट रोल प्ले करती हैं फॉर हिपैटो प्रोटेक्टिव है। एग्जैक्टली सर, और ब्लड को भी ये प्योरीफायर करता है, एज अ ब्लड प्योरीफायर की तरह भी काम करता है। तो इसके बहुत सारे रोल हैं। और जो आम की गुठली होते हैं, कहते हैं ना आम तो आम गुठली के भी दाम, तो ये आम तो आम गुठली के दाम इसलिए हैं क्योंकि ये डायबिटीज में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अरे वाह, बिल्कुल। चलिए हम इस सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन अब क्या करें, समय अभाव है के कारण थोड़ा सा नहीं यहाँ का मेडिसिनल गार्डन का सर, मेडिसिनल गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट थोड़ा वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट पर आ गए हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट क्यों बोल रहा हूँ, इसको होली बेसिल के नाम से जाना जाता है। नाम इसका होली बेसिल है, मतलब एक पवित्र प्लांट है, इसकी पूजा की जाती है। हम लोग ये तो सर हर घरों में होता है। इसकी पूजा करने के पीछे कारण कोई बोला मान्यता नहीं, सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे काफ़ी समझदार थे। इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है, होली बेसिल जिसको बोलते हैं हम इसको, इस प्लांट को। और ये जो ओसीमम सैंक्टम, आई थिंक मेरे ख्याल से वोलेटाइल ऑयल का बहुत रिच सोर्स रहता है। और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, इसकी एंटी वायरल प्रॉपर्टी बहुत हद तक हमारे लिए मतलब एक मेडिसिन का काम करती है। अगर आपको कोल्ड कफ अगर हो रहा हो, इसका आप 5 to 6 डेज अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोल्ड कफ में काफ़ी रिलीफ मिलता है। बहुत अच्छा इम्यूनो सर मॉड्यूलेटर इसके है। सीड्स भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। ओके मैम। सीड्स एंड लीव्स। तो ये प्लांट वास्तविकता में इसलिए इसकी पूजा की जाती है क्योंकि इससे बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती हैं। फैमिली बताइए मैम, थोड़ा सा इसकी फैमिली के बारे में प्रकाश डालिए। फैमिली इसकी लंबी ऐसी होती है सर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा सर, ये एक इकलौता ऐसा प्लांट है जो कि रात के टाइम पे भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और इसीलिए हर घर में हम ये करते हैं क्योंकि हमें प्यूरिफाइड एयर मिलती रहती है इससे। ओके, पीपल और ये दोनों। बिल्कुल। तो अब हम अपने स्टूडेंट्स को, ये हमारे फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे। इसे होली बेसिल के नाम से जानते हैं और राम तुलसी, श्याम तुलसी इन नेम से भी जानते हैं। और ये ऐसे ही नहीं, आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है, जो कह रहे हैं बहुत अच्छा हर्ब है। इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से जाना जाता है बेटा। और ये एज अ रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, चाहे आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हो गए, चाहे आपके ये ब्रोंकियोडाइलेटर्स की तरह काम करेंगे, आर्थराइटिस के लिए, इंसेक्ट रेपेलेंट के लिए, तो बहुत सारे इनके यूजेस हैं। जितने इनके यूजेस गिनाए जाएँ वो भी कम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आपके लिए सरप्राइज ला रहे हैं, कुछ नया और करेंगे हम। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन यूनानी मेडिसिन, जहां पर हम नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो मुकुल सर बताइए थोड़ा कुछ। जी मैडम, जैसे कि यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है ये कहलाती है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यूनानी की, जिसके अंदर फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो चलो बच्चों देखना शुरू करते हैं, हमारी टूर शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं UPLC MS फैसिलिटी। ओहो, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बच्चों के लिए, जो स्पेशली जो रिसर्च कर रहे हैं या PG कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। तो चलिए आज हम जानते हैं एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें हमारी मदद करेंगे डॉक्टर रिकेश्वर देवांगर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया हमदर्द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में। सर बताइए थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये हमारा LC-MS फैसिलिटी है। हमारे इस फैसिलिटी में 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। एक है LC-MS फैसिलिटी विथ क्यूट ऑफ एनालाइजर। सो बेसिकली इट इज़ यूजिंग एज एन HRMS, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिकुलर वेट में अगर 0.003 का भी डिफरेंस है मास में, तो यू कैन डिफरेंशिएट बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। और इस इंस्ट्रूमेंट की कीमत आज के डेट में 5 करोड़ से ऊपर है। Oh my God.
सर तो ये बैचलर्स वाले बच्चे भी यूज करते नहीं, हैं बेसिकली Means- इसको हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो जो या मास्टर्स के मास्टर्स बच्चे के हैं, बच्चे जो basically बच्चे masters अपना डिजर्टेशन करते हैं 1 साल या अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, और जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, और कुछ पोस्ट डॉक्स हैं या फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी हैं जो लोग काम करते और हैं। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट की फैसिलिटी सबको नहीं मिल पाती है, जैसे नहीं, सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं होगा, तो क्या हम मतलब बच्चे यहाँ पर आकर ये कॉमर्शलाइज है कि बच्चे करवा जी जी जी, हमारे पास ये फैसिलिटी है। ओके हमने कुछ सालों में ये फैसिलिटी हमने डेवलप कर रखी है। एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, दैट इज़ ट्रिपल क्वाड्रुपोल। तो ये आप देख सकते हो, उसका आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये छोटा वर्जन है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी बड़ा है, वो हाई रिजोल्यूशन है, ये लो रिजोल्यूशन है। तो अगर हम इसमें एनालाइज़र की बात करें तो इसमें ट्रिपल क्वाड्रुपोल होते हैं, मतलब दो क्वाड्रुपोल होते हैं, बीच में एक कोलिजन सेल होता है, इसलिए इसको हम ट्रिपल क्वाड्रुपोल कहते हैं। ये वाटर्स कंपनी का है, और इसमें ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूपीएलसी, जिसमें ये पंप है, ये सैंपल मैनेजर है, ये कॉलम है इसमें, और ये पीडीए डिटेक्टर है। तो इट्स बेसिकली हाँ, सेपरेशन यस, सेपरेशन और डिटेक्शन ये यूवी के थ्रू हो जाता है। तो ये एचपीएलसी भी है, तो एचपीएलसी का हायर वर्जन है यूपीएलसी, अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और इसमें से जो चीज़ें इल्यूट हो रही हैं, यहाँ से जो सेपरेट होंगे आपके कंपाउंड, वो आपके इसमें आते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, और यहाँ से फिर ये जाके अंदर फिर उसका उसका वो यहाँ पर सिस्टम के थ्रू कैप्चर किया जाता है। मैं पूछना चाहूँगा थोड़ा सा जी, कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी, हाँ। और मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट का साइज़ और आपने जैसे कॉस्ट बताया, तो उसके हिसाब से इसीलिए जो NIRF रैंकिंग में नंबर 1 है, इसी वजह से कहीं ना कहीं इसके पीछे इन इंस्ट्रूमेंट्स जो है, आपका जो फैसिलिटी है उसका कहीं ना कहीं योगदान तो मुझे दिख रहा है सर हम लोगों को। तो सर इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इसके क्या क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं बच्चे? जी, आज की डेट में सर LC-MS का बहुत ही वाइड रोल है। अगर हम जैसे ब्रांच वाइज भी बात करते हैं, तो जैसे मैं शुरू करता हूँ फार्मास्यूटिक्स से, तो फार्मास्यूटिक्स के बच्चे इसमें, जैसे उनका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर कोई फार्मुलेशन बनाई तो उसका फार्माकोकाइनेटिक चेक करना, ओके तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक कर सकते हैं हम। कि जैसे कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड में, जैसे आपने कोई टेबलेट लिया, कैप्सूल लिया, कोई भी फार्मुलेशन ली, तो उसके बाद आपको पता करना है कि उसकी बायोबिलिटी कितनी है। एनिमल स्टडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हाँ, है। एनिमल स्टडी वगैरह करना है, तो आप कोई बायोलॉजिकल सैंपल में ड्रग का लेवल, आप कॉन्सेंट्रेशन इसमें चेक कर सकते हैं। ड्रग रिलीज के लिए यस यस यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी सैंपल एक्सट्रैक्ट है, आप जानना चाहते हो कि अगर आपकी बायोलॉजिकल जो एक्सट्रैक्ट है उसकी एक्टिविटी आ रही है, तो कौन कौन से कंपोनेंट है, तो यू कैन आल्सो फाइंड आउट दोज ऑल द कंपोनेंट्स। चलिए, सर ने जिस तरीके से इसके सिग्निफिकेंस बताए इस इंस्ट्रूमेंट के, तो काफ़ी हेल्पफुल है। जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो चलिए सर, आगे चलते हैं हम लोग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सामने जामिया हमदर्द के बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी आप सभी के सामने यहाँ पे खड़े हैं। तो आज हम इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, कितना ही बोलूँ वो कम है। इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत कुछ काम किया है, और हमारे फार्मेसी जो सेक्टर्स हैं इनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो साइंटिफिक कह सकते हो आप योगदान दिया है, और एज़ वेल एज़ फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। तो आज हम जानेंगे सर की ज़ुबानी में, सर बताएंगे हमें कि सबसे पहले तो सर आप हमारे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में, कि चलिए जानते हैं सर के बारे में। What's your name? डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा सर। So, Dr. Shupriya, in fact, I completed my B Pharm, M Pharm, and PhD from Jamia Hamdard, and then did my postdoc from Albert Einstein College of Medicine, New York. And since 2005, I am working here as a faculty. Now I'm a professor of pharmacognosy and phytochemistry, and director of Center of Excellence, and also heading Department of Food Technology. So many of the students are working here in my laboratory, that is Bioactive Natural Product Laboratory, and this is the Center of Excellence of especially Ayush medicine, and in which we are working on development drugs from natural resources, and especially for scientific validation of traditional claims of different medicines used in traditional system of medicine. So here you can see this laboratory is very rich laboratory, you can say. We have all the equipments and other facilities required for
analysis of drugs. Approximately 25 PhD scholars are working currently in this laboratory. They all, maximum of them are from pharmacy or food background or from biological sciences and working for the drug development. Here you can see we have like GCMS, then we have HPTLC, and through using GCMS we are analyzing components of oils and volatile components. Then HPTLC we are using fingerprints and quantifying many of the compounds present in the plants. Then we have ICP-MS for analysis of elements. Then here this is the microscope that is used for microscopic quality control of plants and formulations used in traditional medicine. You can have some questions from the students, like Varsha, can you tell something what you are या doing? हेलो वर्षा मैम, आप थोड़ा बहुत हमारे स्टूडेंट्स के लिए गाइड कीजिए कि यहाँ पे जो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, जो कि हम सभी को पता है, जो नैक के बारे में अगर हम बात करें तो आपका A+ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और NIRF रैंकिंग में तो नंबर 1 है। तो आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताइए मैम कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, क्यों ये नंबर 1 है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं मैम, ताकि स्टूडेंट्स को जो है मैक्सिमम जो है एक तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प कर सकें फॉर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो M.Pharm हो या मास्टर्स हो या UG PG और PhD कोई भी प्रोग्राम हो, तो आप उन्हें थोड़ा सा गाइड करेंगे प्लीज़। Sure. Like you could hold it. Yeah, you no can. issue. Okay. So, like, first of all, coming to Jamia Hamdard is itself like a blessing. The students, when they come over here, they first of all clear the basics, and the faculty over here are very like professional and very like they have very sound scientific knowledge, and you get exposure of various analytical instruments like which you don't get anywhere else. And as you rightly quoted, that this is the NIRF Rank 1 Institute, so you get experimental and writing knowledge as well. Students are getting everything. much more knowledge of research here. So can you tell me what you did in your PhD? Just in sure. brief, Yes मैम, टाइटल ऑफ योर PhD is? what you I did. basically developed a novel Ayush-based formulation against Mycobacterium avium paratuberculosis infection, which is basically a dairy-borne pathogen. That is, it comes into human beings through various milk and milk-related products. So, like, we all are consuming milk, right? But we don't know that this particular pathogen is coming neglected into our body, and it is causing various autoimmune disorders like Crohn's disease, ulcerative colitis, and many more. So over here we have developed very first time a novel formulation which is composed of 2 herbs, and a synergy based formulation we have developed, and we have also got it patented, and we have also formulated in the form of products for human beings as well as for animals. So we'll show you. I think we'll go ahead. Thank you so much Varsha ma'am. Yeah, come. So like Ariba did some work on development of some fairness cream. Wow, cosmetic industry, Cosmetic so right. industry, she did. Okay ma'am. So we'll move a little faster. Yeah, Okay. okay, sure. So like here you can see there are different formulations on which we are working. Like Varsha was talking about this formulation that we developed for MAP, Mycobacterium avium paratuberculosis. So this was for animals, and this formulation for humans. In fact, that is rare disease, but in humans we don't have any treatment for that. But it is developed from Ayush based formulation. So a lot of this type of work we are doing. Here we have computer and statistical analysis, like these are our publications. Usually we have some meetings here. This is a zebrafish facility. Then we have a cold room here. In zebrafish, in fact, earlier we were working on the animals only, but now we are working from cell lines and then zebrafish and then other things as well. Sir, zebrafish model, actually this is useful for vascular dementia also. Some of the For students different of the use models, this. we can develop the model. I can show you what we are working for Okay sir. right now and how we can develop the models. So this is a fish that is developed in 96 hours. Okay sir. So each and every organ is developed like in human. The embryo is development of embryo takes about 9 months. So 9 months time is just crisp in 96 hours. Okay. So that whole of the fish is transparent,
So we can observe development of each and every organ there in the microscope only. Okay, just show like this. This is next, yeah, 3 hour post fertilization. Then 10 hours. Just show me the 10 hours. 12 hours organ development started. Okay, and then 48 hours you can see the heartbeat. We will go for cell culture here. Okay, sir. BSL 3 laboratories we have. This is the industries with which we have some MOUs, and their work is going on. One industry is still waiting for the meeting. Okay, so like that every day we have. Okay, so here we have CO2 incubators, microscope, and other equipments that is working for cell culture. In fact, this is the BSL 3 that is used for different studies like cancer, even on HIV or any type of things that we can do. मेरे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर आमिर मिर्ज़ा, डॉक्टर आमिर मिर्ज़ा सर, और ये इसके इंचार्ज हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सर आप थोड़ा सा बताएंगे इसमें सर। If I wish to address the UG student, then the name itself suggests it is high-end microscopy. It is transmission electron microscopy, means we use the electron beam to enlarge the very minute nano size structure to appear in a large ball shape, football shape structure. So this is one of the major applications. Beside this, we can use this instrument for elemental composition also. That is used as EDX, in which we find out the percentage composition of the material. So mainly it is focusing on the shape of the particle, not specifically the size, because this is very high-end instrument. It costs around crores, 6 crores, and हमें इसके पार्ट्स के लिए भी कई बार क्या होता है कि कोई इसमें टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो वी गेट कनेक्टेड डायरेक्टली विद द नीदरलैंड टीम, तो वो वहीं से ठीक करते हैं इसको। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी यहाँ पे वेंडर को बुला के ठीक करा लें। तो ये फैसिलिटी रेयर है, हमारे पास है, IIT दिल्ली में है, एम्स में है, GB पंत में है। इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। ये जब हम लोगों ने परचेज किया था तो अपने आप में बहुत ही हाई एंड था। उसके फिर फर्दर वर्जन्स भी आए हैं भी IITs में। अब वो तो ये तो स्टैटिक है कि हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं, फिर इस स्लॉट में, आप ये स्लॉट दिख रहा होगा रेड कलर की लाइट के पास, स्लॉट पे उसको इंटर करते हैं। बट अभी एम्स में जो चल रहा है वहाँ डायनेमिक चलता है कि 24 आवर्स 48 आवर्स तक हम पार्टिकल साइज कैसे कैसे मूव कर रहा है उसका हम वीडियो बना सकते हैं। सर मैंने एक्चुअल में मेरा भी काम नैनो सिस्टम्स पर ही है, तो मैंने भी करवाया था स्टडी, तो बहुत सारी इमेजेस आई थी उसकी डिफरेंट वेरिएशन जो आपने बताया। तो मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब इससे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। आप पार्टिकल को आई थिंक आइडेंटिफाई कर सकते हो जो नैनो पार्टिकल्स आपने बनाए या नैनो सिस्टम जो भी बनाया आपने, कि हाँ कि इस रेंज का है। इवन साइज के साथ में शेप भी है, जैसे आपने बताया साइज के साथ में आप शेप भी शेप ज्यादा सेम में आप ये नहीं कर सकते। सेम में आई थिंक मेरे ख्याल से शेप इतना नहीं उसमें भी है। बट देखिए हम अपनी जब पाउडर टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, पाउडर फ्लो में, तो हमें क्या होता है, एक पार्टिकल का हमें डिटेल नहीं चाहिए होता है, हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो इसमें क्या, एक पार्टिकल को इनलार्ज करके हम देख सकते हैं, मगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मोइडल है या स्कैटर्ड है, उसके लिए तो हमें पार्टिकल साइज स्पेसिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास है मालवन का जीटा साइजर, तो उससे करते हैं कि हमारा साइज का पैटर्न क्या है। मगर अगर एक पार्टिकुलर शेप को हम फोकस करना है तो दिस इज द बेस्ट सूटेड इंस्ट्रूमेंट। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहता है कि, और इसको मटेरियल को बीच में होल्ड करते हैं, हाँ उसको क्रॉस करता है, स्लॉट में डालते हैं, फिर उसके बाद उसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं, देन वी डू ऑल द एक्सरसाइज इन nitrogen gas in a very low temperature, and Dr. Rakesh is well aware of all the process. ये कितना sophisticated आप इसे समझ लीजिए कि 4 AC लगी हैं, इनको 24 आवर 2 AC चाहिए होता है, तो हम लोगों ने एक चेंजर लगा रखा है, 2 अपने आप बंद होंगी, 2 अपने आप ऑन ऑफ होती रहती हैं। सर ये मतलब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, इसीलिए तो उनके लिए काफ़ी उन ह्यूमन से ज़्यादा उनकी केयर करना होती है। गुड इवनिंग सर, मेरे साथ है प्रोफेसर सकीक सर, और ये यहाँ पर हमें बताने वाले हैं आज एक काफ़ी खास इंस्ट्रूमेंट, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है NMR। NMR कई बार आपने किताबों में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज उसका लाइव अगर आप देखें कि देखने में होता कैसा है, तो आज सकीक सर इसको
हमें बताने जा रहे हैं इसके बारे में। सर बेसिकली इसके एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि सर और किस तरीके से काम करता है, तो बच्चों को पता लगे कि हाँ कि इंस्ट्रूमेंट उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है रिसर्च में और दूसरी फैसिलिटीज़ में। एक्चुअली दिस इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आइदर सिंथेटिक कंपाउंड्स और जो नेचुरल कंपाउंड्स आइसोलेटेड होते हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो अगर कोई भी आदमी कोई सिंथेटिक, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल मैक्सिमम लोग खाते हैं, जी तो कंपनी पैरासीटामोल बनाती है। अगर वो पैरासीटामोल सिंथेसाइज किया तो उसका जो पैरासीटामोल है उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसका, एक बेंजीन रिंग है, एक OH ग्रुप है, एक NH ग्रुप है और उस NH से अटैच्ड COCH3 है। सो NMR के अंदर अगर हम प्रोटोन NMR यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटोन NMR के बेस पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स जो हाइड्रोजन अटैच्ड है जी सर। उनका चूँकि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है तो वो डिफरेंट जगह पे पीक्स आती हैं उसकी। ओके। जैसे ये एक स्पेक्ट्रा है, NMR स्पेक्ट्रा है, ये प्रोटोन NMR का है फॉर पैरासीटामोल। सर तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए काफ़ी क्वालिटेटिव रिसर्च एंड साथ साथ हम क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। ओके सर, तो मतलब जैसे कि हम जिस सीक्वेंस के बारे में बात करें, जैसे कोई कंपाउंड हमारे पास आता है तो हमें एनालिटिकल टूल का एक सीक्वेंस रहता है कि इसके बाद ये सीधा NMR हम पहुंचेंगे उसके पहले। एक्चुअली अगर हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं और हमें कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अब आपका स्टार्टिंग मटेरियल था उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जी सर, और आपने उसमें कोई अमाइड बनाना चाहा या कुछ और ग्रुप, तो वो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने स्टेरिफिकेशन किया तब वो फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। तो अगर चेंज इन फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम IR प्रेफर करते हैं, पहले FTIR या FTIR जो होता है वो प्रेफर करते हैं। जैसे कहीं पे कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सियानो ग्रुप होता है या कार्बोनिल ग्रुप अदर फॉर्म में होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स है ना, कार्बोनिल मतलब फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए IR जो बेस्ट है उसके लिए। लेकिन अगर हमें पूरा पैटर्न देखना हो कि कौन सा कार्बन किस कार्बन से लिंक्ड है, एरोमेटिक रिंग है कि नहीं है एरोमेटिक रिंग, सिर्फ एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हमें फिर NMR की तरफ जाना होता है। इसलिए कि NMR के अंदर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज होती हैं जी सर, वो यूजुअली 0 से लेके 20 तक होती है। अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे तो फिर वो घटता जाएगा, ये जैसे ये -4 से 16 तक है ना। तो इसके अंदर जो एरोमेटिक रिंग है अगर मौजूद, जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स बेंजीन रिंग है, सो वो 6.5 से लेके 8 अपना पीक दिखाएगा, इसके बीच में उसकी पीक आएगी। ठीक है डेफिनेटली। अगर कोई पीक आ रही है तो हम ये मतलब एक्सपेक्ट करेंगे दिस मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो रिंग है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ये देखें। सर मास, फिर उसके लिए मास के लिए तो मास में जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ से पता चलता है, वहाँ से मॉलिक्यूलर वेट का पता चलता है कि क्या मॉलिक्यूलर वेट है, और फ्रेगमेंटेशन जब अगर हम वहाँ पे मास फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो उससे पता चलता है कि बेसिक जो कोई भी स्ट्रक्चर है वो अगर फ्रेगमेंट हो रहा है मतलब टूट रहा है तो क्या क्या सब मॉलिक्यूल्स उसके अंदर से बन रहे हैं, और उनको जब हम जोड़ते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा मॉलिक्यूलर साइंस। जैसे NMR के अंदर अगर हम नेचुरल कंपाउंड्स करें या कोई भी, तो यहाँ पे कई सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे कितने टेक्निक्स हो सकते हैं, ये डिफरेंट NMR के टेक्निक्स हैं जो हम इस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। ओके, ये सारे डिफरेंट NMRs हैं, है ना। मोर डिपेंड ऑन टू द मॉलिक्यूल, डिपेंड ऑन द हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे तो कोई अननोन कंपाउंड्स है, अननोन कंपाउंड किसी ने लिया, अब हमारे उसके अंदर पता नहीं कि कितने कार्बन है, हम उसके लिए कार्बन NMR करेंगे। कार्बन NMR इसी से ही हो जाता है वो कि भी कार्बन NMR। ओके, अब कार्बन NMR में हमें ये नहीं पता है कि कौन CH2 के फॉर्म में है, कौन CH3 के फॉर्म में है, कौन CH के फॉर्म में है ना, मिथाइल, मिथिलीन। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक आता है DE2ET NMR, डेप्थ NMR। डेप्थ NMR में 135 डिग्री एंगल पे होता है, 90 डिग्री एंगल पे होता है, 145 डिग्री एंगल पे होता है। अगर हम 90 डिग्री एंगल डेप्थ NMR करते हैं तो वो जितने भी CH प्रोटॉन्स होंगे, जैसे बेंजीन का CH हो या एलिफेटिक रीजन का CH, सिर्फ ओनली CH, कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच हो, वो सारे पीक्स आएंगे। अगर हम DPT 135 करते हैं तो CH, CH3 और CH2 ये सब आएंगे, लेकिन CH2 नेगेटिव साइड में आएगा और CH, CH3 ऊपर आएगा।
तो अगर किसी ने भी CH 135 DFT NMR और 90 कर लिया तो इससे 90 से CH निकल जाएगा, निगेटिव साइड वाला CH2 निकल जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CH3 कितने वो निकल जाएंगे। तो सर हम कंपाउंड की प्रॉपर पूरी इवैल्यूएशन के लिए क्या तीनों एक साथ ही यूज़ करते हैं कि प्रोटॉन भी, कार्बन प्रोटॉन भी भी, करना different चाहिए हमें, कार्बन NMR भी चाहिए, उसी का एक सब टाइप DFT NMR। फिर कौन सा कार्बन किस कार्बन से कपल कर रहा है, मतलब कि ज्वाइंट है। जैसे हमने कहा कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो आइसोब्यूटाइल के अंदर 2 CH3 ग्रुप एक CH से अटैच होगा, ये अरेंजमेंट है कि नहीं, और उसके बाद एक CH2 भी होगा, ये अरेंजमेंट है या N-ब्यूटाइल अरेंजमेंट है, ये सब देखने के लिए कोजी NMR आता है। वो सर अलग है, वो अलग है, वो अलग है। उसी तरह से एक HMBC है, HNQC है, HSQC, बहुत सारे डिफरेंट है। इससे एग्जैक्ट हम पहुंच सकते हैं कि लिंकेज, कार्बन लिंकेज किस तरह का है। ठीक है, तो सर स्ट्रक्चर के बारे में मतलब काफ़ी पता लग जाता है, स्ट्रक्चर को पूरी तरह और से अगर हम फंक्शनल है तो फिर हम IR की तरफ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप से रिप्रेजेंटेटिव। तो ये थे सर हमारे साथ प्रोफेसर सकीक सर, और इन्होंने बहुत उम्दा जानकारी दी Thank NMR you. के बारे में, और काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और आपका दिल से थैंक यू सर, आपने बच्चों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई। तो ये NMR आप देख सकते हैं, NMR इसको थोड़ा सा देखा, ये इंस्ट्रूमेंट और ये रिसेंट 2 इयर्स बैक हमने परचेज किया था। ये इंस्ट्रूमेंट तो 2005 में इंस्टॉल हुआ है। एस्टिमेट कॉस्टिंग क्या रहती होगी NMR When it की? was purchased for about 93 lakh in the year 2005. But before, I think in the year 2022, we asked for the new one, and it was quoted for 4.5 crore. So we thought that we should keep this magnet part. It is very good, and we purchased only this electronic part, and it costed at 1.23 crore. 1.20 crore. ये सर एक क्वेश्चन था बच्चों की तरफ से सर का रहता है, जो बच्चे रिसर्चर हैं उनको कई जगह उनके रिसर्च कर रहे होते हैं लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो क्या मतलब NMR के लिए वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अपना सैंपल भेज सकते हैं? हम बाहर के सैंपल्स भी इंटरटेन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है सर, ये बहुत बड़ी बात है। जामिया हमदर्द का जो CIF है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, ऑनलाइन साइट पे जाएंगे, वहाँ पे उस सारे प्राइस। चलिए, इस तरह से मतलब हम लोग देख रहे हैं एक के बाद एक, बैक टू बैक इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा, और जो कि कहीं ना कहीं परिभाषित कर रहा है कि जामिया हमदर्द का ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी क्यों नंबर 1 है। ऐसे ही नंबर 1 नहीं है यूं ही नहीं कोई नंबर 1 बन जाता, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं डेडिकेशन फैकल्टी का, टीचर्स का, रिसर्चर्स का, और कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सब कुछ अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए काफ़ी, हम लोग फॉर्च्यून हैं इसके लिए कि ऐसा डिपार्टमेंट हमारे इंडिया में अवेलेबल है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता ही है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की बात जब आती है तो एनिमल हाउस के बिना तो बात बिल्कुल बनती नहीं है, क्योंकि जहाँ पे फार्माकोलॉजी की रिसर्च की बात आएगी, अब आप GPAT करके M.Pharm करने के लिए जाओगे, रिसर्च तो करना ही है। तो फार्माकोलॉजी का सबसे बढ़िया वाला रिसर्च जो होता है वो होता है एनिमल हाउस के साथ। तो चलो, यहाँ पे है हमारे सामने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की एनिमल हाउस फैसिलिटी। चलो चलते हैं इसके एक टूर पर। चलिए सर, तो सेंट्रल एनिमल हाउस जो है बेटा, जिसमें कि आप PG प्रोग्राम जब आप करोगे, जब PhD में एनरोल होगे, रिसर्च के लिए आप जब जाएंगे, तो उस वक्त आप सभी को जो है एनिमल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो नेसेसरी होती है, क्योंकि जो भी आप ड्रग जो है टेस्टिंग करेंगे वो किस पे करेंगे, वो हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और एनिमल टेस्टिंग्स जो होती हैं उन पे की जाएगी, और उसी की वजह से हम वैलिडेट कर पाते हैं कि हमारा पर्टिकुलर ड्रग जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं एनिमल हाउस अंदर से। अब हम आ चुके हैं एनिमल फैसिलिटी के अंदर। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है रैट की हाउसिंग फैसिलिटी। तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप रैक में देख रहे होंगे कि अलग अलग केजेस के अंदर अलग अलग रैट्स रखे हुए हैं, और इनको इनके जेंडर के हिसाब से सेपरेट करके रखेंगे। अगर एक जेंडर रखेंगे तो एक जेंडर में आपस में जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, एक दूसरे को किल कर सकते हैं ये। बिल्कुल सही। But तो
कुछ जैसे इनको conditions में रखेंगे। जैसे इनको प्रिक्योर किया जाएगा तो उसके बाद हमें पहले क्वारंटाइन एरिया में इनको रखा जाता है कम से कम 7 से 14 दिन के लिए, ताकि नई फैसिलिटी के साथ में ये अडॉप्ट कर ले और उसके बाद में फिर इसको एक्सपेरिमेंटल रूम में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन्हें हम पैलेट्स बोलते हैं, जो कि इनका फूड होता है और इसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। कई जगहों पे हम जो है ड्राइड जो आपके चना होता है उनको भी ये गिवन करते हैं और प्रॉपर जो इनको वाटर जो है वो गिवन किया जाता है। और 24/7 जो है इनके पास लाइट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। समटाइम्स 12 आवर्स इनको लाइट में रखते हैं और 12 आवर्स इनको डार्क कंडीशंस में रखते हैं। So I am the veterinary officer in charge of this facility. So we are having 3 types of lab animals here. Those are rats, mice, and hamsters. We are authorized for other animals as well, but currently we are having research on these animals. Among the mice, we are having C57, those black type of those mostly used for the diabetes and other types of studies. We are having Civis albino, we are having bulb C among the mice animals. And among the rats, we are having Wistar rats. There are other species like Spragueodolly or Newt, but we are not using them currently. Then we are having hamsters, golden hamsters. You must have heard about them. Then this is the animal house facility over here. We are having approved for research facility that's authorized to do the breeding as well as maintain the stock and provide the animals for the research purposes as well. So this is our yeah we are authorized for that as well, but हम तभी available रखते हैं once we have the requirement, or else we are having some funding, so animals बाहर से purchase किए जाएंगे, then only we rear them, breed them and provide them to the researchers. सर CCSA कमेटी के थ्रू अप्रूवल्स आते होंगे, राइट? CCSA के थ्रू अप्रूवल आते हैं। CCSA एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, एंड देन CCSA can't overview all these facilities all over India. There are multiple facilities under various institutions, under various organizations, pharmaceutical companies. You must have heard making research on these animals. So they have formulated the IAEC. Those are individual committees within the institutes, within the pharmacies and other institutions or organizations. Those overlook all the research protocols which are to be formulated or to be performed within the facility. Once they approve, only then we issue the animals, and their care is to be taken by the invigilator and the facility caretakers during and even after the study is being conducted. So basically this is breeding area, sir. This is breeding room. We are having separate experimental room. We don't mix the species over here. The rat is separate, the mice is separate, the hamsters having a separate room, even the experimental animals having the separate room. This is our stock and breeding. We are having separate for the rat experimental animals, separate for the experimental mice. The breeding and stock for the mice is separate. We are even having IVC systems here, individual ventilated cage system. The system is self-equipped to maintain the temperature and humidity of the animals of a particular cage. So this room is totally dedicated to rat breeding areas. Yeah, rat breeding and stock maintaining. You can identify that by we have separate cards, different color of cards. We have maintained it by red. Those are under breeding. You can see those pups over there. So these are mothers taking care of their pups. Different pups. That's once they grow up, we separate them and keep them as a stock. And once we have the requirement or we have the demand for the animals, we provide them to the researchers, and they are shifted to the experimental room. सर एक क्वेश्चन था बच्चों की तरफ से, Please. जरूरी रहता है जो रिसर्चर्स पीजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनिमल प्रोटोकॉल उनको कहीं ना कहीं उनको रिसर्च में एनिमल स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली फार्माकोलॉजी इवन फार्मास्यूटिक्स कैंडिडेट को एनिमल स्टडी अगर आपको एक्टिविटी देखनी है तो अब आपके यहाँ तो फैसिलिटी अवेलेबल है सर। कई जगह ऐसे रहते हैं कि परमिशन नहीं है, नहीं मिल पाती क्योंकि ये डेडिकेटेड एनिमल हाउस नहीं है उनके लिए, तो क्या उनको बच्चों को यहाँ पर आकर करने की कोई फैसिलिटी है, यहाँ पर परमिशन मिल सकती है, जैसे आउटसाइडर्स को वो यहाँ पर रहकर अपने सैंपल्स देके या खुद अपना स्टडी कर सकते हैं क्या सर? In case there is an MOU with the university or there is a collaboration with some PI, only then. We are not authorized to sell the animals. No animal goes outside this institute. They can go outside this facility
to the particular labs in case we don't have the certain instrument or the equipments available for the research they are being using. So for that, they are only after permission they go to the particular labs, but not outside this institute. कंसर्ट लेके मान लीजिए किसी टीचर के से कंसर्ट लेके वर्क करना हो जैसे आपके यहाँ पर, तो वो वर्क कर सकते हैं हाँ, बच्चे। they can do it. In मतलब collab, they can do it. थैंक यू सर। These are SAM and this is IVC system, individual ventilated cage systems. It individually maintains the temperature and humidity of a particular cage. That the air they are inhaling or exhaling, that's not being inhaled or exhaled by the other end or other cage. In otherwise, what is happening in the open cage? There's an open circulation. In this, it's being circulated the fresh air, maintaining the proper temperature and humidity. Fine. These are them, and this is C57. Small, cute, black mice. सर ये जो अपने जो इनसे क्या डिफरेंस रहता है जो घरों में रहते हैं अपने हाउस में, जो उनसे डिफरेंट है टोटल तरीका एग्रेशन एट ऑल उन सब चीज़ों में? सब चीज़ों में अग्रेशन तो इनका मेरे ख्याल से माइस का सबसे कम होता है, इतने नहीं माइस का सबसे कम होता है, बट इनका बाइट भी अच्छा खासा होता है. इन केस यू टीज देम दे गो वायलेंट. इन केस यू गो lenient with them, you treat them as your friends, as your companion animals, they act accordingly. मतलब काफ़ी सारी मतलब वाइड वैरायटीज अवेलेबल है यहाँ पर एनिमल्स की स्टडी करने के लिए लिटरली। इनका फूड भी थोड़ा डिफरेंट है सर एज कंपेयर टू अदर? No, food is same. The food is in this food rack. The bottles is this. We always provide the filtered, RO filtered water, and that gets changed every day in the morning. In case you see that they have only used 10 or 15 ml of the water, we don't repeat it or keep it like that still there is a water baby case. We just discard this, autoclave these bottles, and then use the RO filter water again in the morning. तो बच्चों जैसे कि आपने देखा, और आज जो पूरी जर्नी हमारी जो आज की रही काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी नॉलेजफुल रही, जिसमें हमने कई जगह कई इंस्ट्रूमेंट्स को देखा। यहाँ पर जो हमारा जो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि रेपुटेटेड डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे, उनके एप्लीकेशंस पर भी बात की। तो सर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा मैम, आप लोगों को कैसा लगा इस जर्नी में? आप लोगों ने एंजॉय किया कि बच्चों के लिए भी कुछ है इसमें? जी सर, मैं तो बोलूँगा कि ये बच्चों के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सेशन रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ बाहर से तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कॉलेज में ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, लेकिन आज हमारे इस वीडियो की वजह से बच्चों को भी डायरेक्टली देखने मिलेगा। तो बच्चों, मैं आपको भी अपील करूँगा कि कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता देना कि आपको हमारा ये वीडियो का पार्ट कैसा लगा। मैम आप भी कुछ बताइए। सर हम लोगों ने तो देखा ही, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। हम ज़्यादा चीज़ें अभी कवर नहीं कर पाए क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बहुत ही बड़ा है। हम ट्राई करेंगे कि इन नेक्स्ट पार्ट में हम उन चीज़ों को कवर करें जो कि हमने कवर नहीं की है। और बच्चों, आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आया होगा जो भी चीज़ें हमने कवर की हैं। सुप्रिया मैम, थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल मैम, जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 आने वाला है, तो बिल्कुल ही आप सभी वेट करेंगे और स्टे ट्यून्ड विद PW फार्मा। आप सभी के लिए हम बहुत ही अच्छे मज़ेदार वीडियोस जो हैं इसी तरीके से लेके आते रहेंगे। थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।